Good morning, students. My name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्टडी नोट 2। अब स्टडी नोट 1 मैंने आपका मींस चैप्टर 1 पहले ही कंप्लीट करा दिया था, प्लस हमने ऑन द स्पॉट साथ साथ में उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे और स्टडी नोट 2 की भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी और उसमें हमने अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टडी नोट 2 से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज की क्लास में सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और आपका स्टडी नोट 2 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं स्टडी नोट 2 के, आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है और 8 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये आपके सीएमए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। आप चाहें तो अपने पास मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन देख सकते हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर भी शो किया हुआ है, एक ही बात है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उस कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल्स हमें यहाँ पर पूरी दी हुई हैं, 3 सालों की दी हुई है, प्रीवियस 3 इयर्स की, 2016, 17 एंड 18 की। अब हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूं, अच्छे से दोबारा से आप क्वेश्चन समझ ले। एबीसी लिमिटेड कंपनी का, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है पिछले 3 इयर्स का और हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस वैल्यू एडिशन। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं और इस हिंट से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब भी कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, जब भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, तब आपको एक बात याद रखनी है कि जो सेल्स हमको दी गई होगी क्वेश्चन में, उसमें से हमें सभी एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। क्वेश्चन के अंदर जो सेल्स दी गई होगी, ऑलरेडी गिवन होगी, उसमें से हमें सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, यही तो होता है। आपने सपोज करिए आपकी एक बिजनेस है, आपका एक दुकान है, छोटी सी दुकान है आपकी, तो आपने टोटल जितना माल बेचा, वो जितना माल बेचा उसका आपको पैसा मिला। अब आपको देखना है कि आपकी एक्चुअल कमाई कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपके पास में सपोज कीजिए 20 रुपए का माल आपने बेच दिया, लेकिन 10 रुपए आपका खर्चा भी हो गया था, एक्सपेंस लग गया था, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो 10 रुपए ही बचा ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपकी टोटल आया है हाथ में सेल करके, उसमें से जितने खर्चे हुए उनको माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास में निकल जाएगा। लेकिन बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल्स में से सभी एक्सपेंसेस को आप माइनस तो करेंगे, लेकिन 2 एक्सपेंसेस को आप माइनस नहीं करेंगे। और वो 2 एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो आपको इंटरेस्ट को माइनस लेस नहीं करना है और एक आपको डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना है। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सभी एक्सपेंसेस आपको सेल्स में से लेस करने हैं,
आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के सामने आ जाएगा। तो एक बार बच्चों पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स दी हुई है, 2018 का ले लेते हैं। नेट सेल्स आपको दी हुई है, ये रही आपकी नेट सेल्स। अब इसमें से आपको माइनस करना है सभी एक्सपेंसेस को, लेकिन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये एक्सपेंस है, ये माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस माइनस हो जाएगा। पावर एंड फ्यूल में आपने खर्चा लगाया, वो माइनस हो जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का खर्चा है, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया कि सेल्स में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते। सैलरीज एंड वेजेस माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन यहां पर नहीं होगा माइनस। रेट्स एंड टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, अदर ओवरहेड्स माइनस हो जाएंगे। यहां पर सैलरीज एंड वेजेस माइनस होंगे, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस होंगे, अदर ओवरहेड्स माइनस होंगे। ये सैलरीज एंड वेजेस माइनस हो जाएंगे। पैकिंग का खर्चा वो माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, अदर ओवरहेड्स माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट के लिए भी मैंने मना किया है कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते, और बोनस और ग्रेच्युटी का खर्चा भी माइनस हो जाएगा। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, जब भी कभी भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल्स में से बच्चों आपको सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, लेकिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है बच्चों। तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें से देखिए जहां जहां पर आपको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट देखे उसको माइनस मत करिएगा, उसके अलावा बाकी सभी एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है। मैंने यहां पर ये सॉल्व किया हुआ है। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट तीनों सालों का, उसमें से आपने सभी एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, लेकिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया बच्चों, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी कैलकुलेट करें, बहुत ही इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था। एक तो बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? जो हमें सेल्स गिवन थी क्वेश्चन में, उसमें से हमने सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, लेकिन बच्चों डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया। अब हमें सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू एडिशन। तो बच्चों वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने से पहले भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कभी आप वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में जो आपको सेल्स दी हुई है उसमें से आपको सभी एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जैसे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त किए थे। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने दो चीजें माइनस नहीं करी थी। वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते वक्त आपको चार चीजें माइनस नहीं करनी है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट तो माइनस करना ही नहीं है, उसके अलावा बच्चों सैलरीज एंड वेजेस एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ये दोनों भी माइनस नहीं करने हैं। बच्चों ये जो नोट मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए ना, अगर ये नोट आप लोग याद रख लेंगे तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना और वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। तो अब ध्यान, मैं दोबारा से बोलता हूं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार दोबारा से सुन लें। जब भी आप कभी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, पर चार एक्सपेंसेस बच्चों आप माइनस नहीं करोगे। सैलरीज एंड वेजेस माइनस नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे, इंटरेस्ट को माइनस नहीं करोगे, एंड रेट्स एंड टैक्सेस को माइनस नहीं करोगे। इसके अलावा बच्चों आपको सभी एक्सपेंसेस को माइनस करना है। देखिए एक बार हम वैल्यू एडिशन को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए सेल्स आपको यहां पर दी हुई है, अब इसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जो खर्चा लगा वो माइनस कर दो। वेजेस माइनस नहीं करते हैं जब हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त तो हम वेजेस को माइनस करते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन को निकालते वक्त बच्चों हम कभी भी डायरेक्ट वेजेस को माइनस नहीं करते हैं। और अभी हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस करो सेल्स में से, पावर एंड फ्यूल को माइनस कर दो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस मत करना। वेजेस को माइनस मत करो, डेप्रिसिएशन को माइनस मत करो, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस नहीं करने। याद रखो 4 चीजें बताई मैंने, सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और रेट्स एंड टैक्सेस, ये चारों माइनस नहीं करने। अदर ओवरहेड्स माइनस करो, सैलरीज एंड वेजेस माइनस नहीं होगा, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस नहीं होगा, अदर ओवरहेड्स माइनस होगा। सैलरीज वेजेस माइनस नहीं होगा, पैकिंग का खर्चा माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, अदर ओवरहेड्स माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। दोबारा से बोल देता हूं, वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते वक्त सेल्स में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, पर 4 चीजों को माइनस नहीं करोगे। क्या क्या है? सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेट्स एंड टैक्सेस। बस इन 4 को माइनस मत करना, बाकी सभी खर्चों को माइनस कर दो। बच्चों आपका वैल्यू एडिशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। ये रही आपकी नेट सेल्स, सभी खर्चे माइनस किए गए हैं, पर सैलरीज, वेजेस, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इनको हमने माइनस नहीं किया है बच्चों। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन निकल कर आ जाएगा। चलिए देखिए, अब आपका क्या निकल के आ गया बच्चों? वैल्यू एडिशन कैलकुलेट हो चुका है। क्लियर ये चीज यहां तक? अब देखिए, आखिर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, जो कि हमने कर दिया, बट एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन, एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन। तो ठीक है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 199 याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन 271 याद रखिए। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वैल्यू एडिशन इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। 2017 का भी ऐसे ही कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 266 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। सेम आपको 2016 में करना है। सेकंड हमसे क्या पूछा गया है? वैल्यू एडिशन को भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, बट नेट सेल्स की परसेंटेज में। तो ठीक है, इजी है। वैल्यू एडिशन कितना था? 271 और सेल्स कितनी दी हुई है? 1745 इंटू 100, ये देखिए परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से 2017 का कर लो, कितना दिया हुआ है? 330, सेल्स कितनी है? 1705 इंटू 100, ये देखिए परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से 2016 का करना है। ये है बच्चों आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि बच्चों क्लियर एक एक चीज होनी चाहिए, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब भी कभी भी आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो सेल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से आपको सभी एक्सपेंसेस को माइनस करना है, पर 2 एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। इनके अलावा बाकी सबको माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। और जब आपसे बच्चों वो कैलकुलेट करने को बोले वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते वक्त सेल्स में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, 4 एक्सपेंसेस को माइनस मत करो, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेट्स एंड टैक्सेस और सैलरीज एंड वेजेस। इन 4 को माइनस मत करो, बाकी सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। बच्चों आपका वैल्यू एडिशन निकल आएगा। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेरी है तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे बच्चों अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। अब हम समझेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 आखिर क्या बोलता है।
इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोलता है कि एक सिंजनी लिमिटेड कंपनी है जो कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसका हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 इयर्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है 2018 एंड 2017 का। हमको डिटेल्स यहां पर प्रोवाइडेड है, बाकी की डिटेल्स यहां पर प्रोवाइडेड है, यहां तक आपका इलस्ट्रेशन है। अब आखिर हमें कैलकुलेट करना क्या है स्टूडेंट्स? एक तो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चों कि जो सेल्स है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है, 4 एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करते। उसके अलावा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना पैसा अवेलेबल है जिसको बांटा जा सकता है लोगों में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं समझाऊंगा कि जब वैल्यू एडिशन आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद में अदर इनकम ऐड कर देना वैल्यू एडिशन में। अभी हम करेंगे इसको सॉल्व। जब वैल्यू एडिशन कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, उसके बाद अदर इनकम जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसे हम वैल्यू एडिशन के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन की इतना पैसा अवेलेबल है। और इसके बाद में पूछ रहा है कि जो पैसा अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उससे डिफरेंट क्लेमेंट्स, मतलब अलग अलग लोग जो क्लेम कर रहे हैं पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे कैसे बांटोगे, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, वो भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों वैल्यू एडिशन। तो मैं दोबारा से बता दूं, वैल्यू एडिशन में सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, अगर कोई इनकम होगी तो हम उसे ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 4 एक्सपेंसेस आपको माइनस नहीं करने। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए हमें सेल्स यहां पर प्रोवाइडेड है बच्चों, ये रही हमारी सेल्स। 2018 की दी रखी है 4800, 2017 की 3840। आप लोग कॉपी अपने साथ में रख सकते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपना साथ में रखें। सेकंड आपको दिया हुआ है अदर इनकम। मैंने बताया अदर इनकम की जरूरत हमें वैल्यू एडिशन के अंदर नहीं है। अदर इनकम की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितना पैसा अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी इसको एक बार के लिए छोड़ दो आप। अब ये बोल रहा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो फिनिश गुड्स थे उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, तो ये तो हमारे लिए फायदा है ना, तो इसको ऐड कर देंगे बच्चों। याद रखिएगा सेल्स आ गई आपकी 4800, ये हो गई आपकी नेट सेल्स। इसमें आपको ऐड करना है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, है ना, इंक्रीमेंट हो गया तो 20 रुपए ऐड कर दो। और जो 2017 है उसमें सेल्स कितनी है 3840, उसमें ऐड कर दो 10 रुपए। अब हमें एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को माइनस कर देंगे। वेजेस सैलरी माइनस होती नहीं है वैल्यू एडिशन के वक्त, इसको छोड़ दो। पावर एंड फ्यूल को माइनस कर देंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को माइनस कर देंगे। टैक्सेस, क्योंकि ये लोकल टैक्स हैं तो वैल्यू एडिशन में इनको नहीं लेंगे, बल्कि जो हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट क्लेमेंट को जब बांटेंगे पैसा उस वक्त कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू एडिशन में ये जो सेस और लोकल टैक्स का पैसा है उसे नहीं लेते हैं हम। तो अभी तक हमने क्या किया, नेट सेल्स में से एक तो जो फिनिश गुड्स में इंक्रीमेंट हुआ था वैल्यू में वो जोड़ दिया, फिर माइनस कर दो। माइनस क्या क्या करते चले जा रहे हो, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ये 1760 माइनस करो, पावर एंड फ्यूल ये खर्चे को माइनस करो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का खर्चा माइनस करो, अदर मैन्युफैक्चरिंग जो ओवरहेड्स खर्चे हुए हैं उन्हें माइनस करो, ऑडिट में जो पैसा आपका लगा है वो माइनस कर दो। सैलरीज को हम माइनस करते नहीं है वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते वक्त। अदर ओवरहेड्स का पैसा माइनस करो, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग का जो खर्चा हुआ है वो माइनस करो, अदर ओवरहेड्स को माइनस करो, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मुझे समझ में आ गया कि सेल्स में से जो इनकम है उसे जोड़ दो और जो खर्चे हैं उसे माइनस कर दो। 4 खर्चे माइनस नहीं करने, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, रेट्स एंड टैक्सेस हमको माइनस नहीं करने होते हैं जब वैल्यू एडिशन हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अभी अभी बताया था मैंने आपको। उसके अलावा सैलरीज एंड वेजेस माइनस नहीं करने होते और इंटरेस्ट भी माइनस नहीं करना होता है।
लेकिन बच्चों यहां पर एक एक्सेप्शन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शन आपका ये है कि जो इंटरेस्ट आपने किसी लोन पर दिया हुआ है, डिवेंचर पे दिया हुआ है, वो माइनस नहीं होता है बच्चों, तो हम ये वाला इंटरेस्ट यहां पर माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट आपने वर्किंग कैपिटल लोन पे दिया हुआ है, वो वैल्यू एडिशन करते वक्त जरूर से माइनस होता है। मैं दोबारा से बोल देता हूं कि जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू एडिशन करते वक्त लेस नहीं किया जाता, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उसको तो हम माइनस जरूर करते हैं बच्चों, जरूर करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूं और समझ लो। सबसे पहले सेल्स लिख लो 4800, उसमें प्लस कर लो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है 20 रुपए, ये 2018 का चल रहा है बच्चों, ऐसे ही 2017 का निकालना है। फिर माइनस करो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम जो कि है 1760, फिर माइनस करो पावर एंड फ्यूल जो कि है 240, फिर माइनस करो स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो कि है 160, फिर उसके बाद में माइनस करो अदर ओवरहेड्स जो कि है आपका 430, फिर माइनस करो बच्चों आपकी ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है 36, उसके बाद में सैलरीज माइनस नहीं होंगी, अदर ओवरहेड्स 260, उसके बाद में बच्चों माइनस करो पैकिंग का खर्चा 20 रुपए का खर्चा माइनस करना है यहां पर, फिर माइनस करो अदर ओवरहेड्स 250, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट भी हम माइनस नहीं करते हैं, तो ये वाला लोन पर दिया गया इंटरेस्ट है, डिवेंचर पे दिया गया इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया है ना बच्चों, वो तो जरूर माइनस होगा। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लें, मैंने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों, और ये आपका निकल के आ जाएगा वैल्यू एडिशन, ये आपका निकल के आ जाएगा वैल्यू एडिशन। 2018 का आ जाएगा 1604, सेम उसी तरह से 2017 का 1217 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा कैलकुलेट हो गया वैल्यू एडिशन। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे एक बात समझ में आ गई और बड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि सेल्स में से सभी खर्चे माइनस करने, 4 नहीं करने, वैल्यू एडिशन आ जाता है। ओके सर डन, मैंने कॉपी में भी कर लिया, आ गया समझ में, मजा आ गया। सर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे निकालते हैं? अरे अभी तो बताया कि आप सबसे पहले वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लें, फिर उसमें अदर इनकम को ऐड कर दें। वैल्यू एडिशन को आपने कैलकुलेट कर लिया, अदर इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आप खुद से दिमाग लगाइए, ये बोल क्या रहा है कि कितना पैसा अवेलेबल है लोगों में बांटने के लिए, तो वैल्यू एडिशन से हमारा कुछ पैसा तो निकल के आ गया, बाकी कंपनी ने कहीं और से भी कमाई करी, वो भी तो पैसा बटेगा ही ना लोगों में, तो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पैसा अवेलेबल है वो आ जाएगा। तो देखिए अदर इनकम कितनी दी हुई है, 300 रुपए और 200 रुपए, और वैल्यू एडिशन हमने कितना निकाला, 2018 का निकाला 1604, उसमें ऐड कर दो 300, ये आ गया, और 2017 का है 1217, उसमें ऐड कर दो 200 रुपए, तो ये आ गया, और ये बच्चों आपकी अदर इनकम कैलकुलेट हो चुकी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा इनकम आ चुका है, वैल्यू एडिशन में अदर इनकम निकाल दो। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मजा आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमसे आखिर क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है बच्चों, बड़े ही ध्यान से सुनना है। ये बोल रहा है कि जो पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी अभी निकाला 2018 का 1904 और 2017 का 1417 रुपए, ये जो पैसा अवेलेबल है बांटने के लिए, ये डिफरेंट क्लेमेंट जिन जिन लोगों को बांटना है उनको कितना कितना बांटा जाएगा ये बता दो।
तो बच्चों ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैसा अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये किस किस इंसान को बांटा जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया किस किस को बांटा जाता है, तो बच्चों आपको बहुत ही आराम से समझ में कैलकुलेट कर पाओगे कि किसको कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये समझने के लिए आप इस बात को नोट कर लें बहुत ही अच्छे से कि जब भी पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको तो हम सैलरीज एंड वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भाई जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसको सैलरी तो दोगे ना, और डायरेक्टर को हम उनकी सैलरी कमीशन दे देते हैं। तो एक तो एम्प्लॉइज की सैलरी और डायरेक्टर की सैलरी ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। बस आप ये समझ लो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को सैलरी और कमीशन दे देते हैं, वो हमने दे दिया। दूसरा, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। तीसरा, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड फंड्स भी हम कैलकुलेट करते हैं, पर बच्चों इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो, एम्प्लॉइज की सैलरी क्वेश्चन में गिवन होती है, डायरेक्टर्स की सैलरी क्वेश्चन में गिवन होती है, जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो टैक्सेस हमको गवर्नमेंट को देने हैं वो क्वेश्चन में गिवन होता है, और जो इंटरेस्ट डिवेंचर या लोन पे लग रहा है अदर देन वर्किंग कैपिटल, बाकी के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती हैं, वो हमको निकालनी पड़ती हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं समझा दूंगा बच्चों। वो कैसे निकालते हैं वो समझ लो एक बार, कि जितना पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है ना स्टूडेंट्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है उसमें से आप पहले इन सभी चीजों को माइनस कर लो, अदर देन रिटेन्ड अर्निंग्स। सैलरीज भी माइनस कर दो, शेयर होल्डर का डिविडेंड भी माइनस कर दो, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी माइनस कर दो, और इंटरेस्ट भी माइनस कर दो। जो बच जाएगा अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिटेन्ड फंड्स होगा, वो कंपनी रिटेन करके रखेगी अपने पास में। ये आप खुद सोचिए। अच्छा, एक बात को आप सोचें कि सर ये तो बड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपकी एक दुकान है और उस दुकान में 100 रुपया आपके पास में अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपने 10 रुपए अपने एम्प्लॉय को दे दिए, 10 रुपए डायरेक्टर को दे दिए, कुछ डिविडेंड दे दिया लोगों को, कुछ का टैक्सेस दे दिया, और कुछ पर इंटरेस्ट दे दिया। तो 100 में से देखिए 50 रुपए तो आपके चले गए ना आपके हाथ से। अब आपके पास में कितने रुपए बचे? 50 रुपए। ये पैसा तो आप अपने पास में रिजर्व रिटेन्ड कर लोगे ना फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए। वही तो मैं बोल रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा अवेलेबल है उसमें से पहले आप ये देख लो कि एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को कितना देना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना है, और ये टैक्सेस इंटरेस्ट ये सब कितने देने। बचे हुए पैसे को बच्चों आप रिटेन्ड अर्निंग्स में लेकर चले जाओगे। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ना वो हमेशा, देखो लिखा भी हुआ है, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है बच्चों। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको कैलकुलेट करनी होती है। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है ना उसमें ये शुरू के 5 पॉइंट को आप माइनस कर दोगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिटेन्ड अर्निंग्स बाय डिफॉल्ट आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स हमेशा बैलेंस अमाउंट होता है। बच्चा बोलता है सर अब तो बचा ही क्या, अब तो मेरे को समझ में ही आ गया, अब तो देखो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन ही है ऑलरेडी, सॉल्व कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। देखिए देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है, एक मिनट देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना था, सबसे पहले हमको देखना था रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब हमारे पास में पैसा कितना अवेलेबल है 2018 का है 1904। अब उसमें से हमें माइनस क्या क्या करना है ध्यान से देखो। उसमें से देखो, एक तो ये एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, ये माइनस कर दो। तो ये तो एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई है ना, ये हो गया एम्प्लॉइज के लिए। दूसरा, ये डायरेक्टर्स को, नाम लिखा हुआ है डायरेक्टर्स को देना है, तो ये डायरेक्टर्स को पैसा निकल जाएगा, और लिखा हुआ है सब कुछ एज इट इज दिया हुआ है। तीसरा आप देखेंगे बच्चों, देखिए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो टैक्सेस, देखिए एक तो टैक्स आपको ये दिया हुआ और उसके अलावा टैक्स आपको ये दिया हुआ, दोनों को जोड़कर
आप माइनस कर दोगे, और बचा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आप इसको दे दोगे। तो जो पैसा बच गया वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है पैसा अवेलेबल है 1904, उसमें से आपने एम्प्लॉइज को दे दिया, क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, डायरेक्टर्स को सैलरी कमीशन दे दिया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस अमाउंट है, ये अभी कैलकुलेट मत करो, ये अपना आप आ जाएगा। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे वो निकाल दिया, लोकल टैक्स सेस 120 था और इनकम टैक्स 316, और जो इंटरेस्ट है बच्चों वो वर्किंग कैपिटल वाला नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो हम वैल्यू एडिशन में ले चुके थे, बस डिवेंचर पे और फिक्स लोन पे जो है वो माइनस करना है। जो आपका 1904 में से ये अमाउंट आपने माइनस कर दिया, बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट रिटेन्ड फंड्स अवेलेबल हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों। बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। आप सब लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको कैलकुलेट कर ले, बहुत इजीली आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर चुके हैं। अगर डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी स्टडी मतलब जो आपके हिंट हैं, जो आपके नोट है, वो मैंने अलग से यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिससे अगर कोई बच्चा जिसका प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं है वो भी बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब देखिए बच्चों, आपके ना मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी दिया हुआ है, लेकिन वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको खुद को करना है, क्योंकि मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा दिया, 2 करा दिया, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 1 और 2 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, आप बहुत इजीली कर लेंगे। एक बार आप उसे कैलकुलेट करें, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब हम चलेंगे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, हम देखेंगे आखिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 किस चीज के बारे में बात करता है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 1 मिनट का काम है ये आपके। समझिए इसको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और उस कंपनी, जो कंपनी है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसका हमें यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और प्रॉफिट उसका बताया हुआ है, ये आपको यहां पर प्रॉफिट गिवन है। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो आपको यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बात बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हमने आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके दिया है। आपको इसे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, और आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है वो कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करके देना है। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट गिवन है, जबकि निकालना आपको कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से है। तो आप एक काम कीजिए, फाइनेंशियल अकाउंट में जो इनकम दी हुई है उसको तो हम लेस कर देंगे। सर क्यों कर देंगे? इसलिए कर देंगे बच्चों, क्योंकि कुछ पैसा इनकम की नजर से फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड कर दिया गया था, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंट में ऐड नहीं किया गया। अब हमें कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है, तो हमें फाइनेंशियल अकाउंट में से उस इनकम को माइनस करना पड़ेगा, तो हम कॉस्ट अकाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में से जो जो इस फाइनेंशियल अकाउंट में इनकम गिवन है ना बच्चों, वो माइनस करनी है, और जो जो खर्चा है उसे आपको प्लस करना है, उल्टा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और हमें डेटा जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट का दिया हुआ है, और कुछ पैसा इनकम के तौर पे इसमें जोड़ दिया गया है जो इसमें नहीं है, तो हम उसे माइनस कर देंगे, और कुछ पैसा एक्सपेंस के तौर पे इसमें माइनस कर दिया गया है जो इसमें से नहीं किया गया, उसे हम ऐड कर देंगे। बस आपको इतना छोटा सा काम आपको करना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आपको दिया है उसमें इनमें जो इनकम है उसे माइनस कर दो, जो खर्चा है
उसे प्लस कर दो, दैट्स इट, आपका कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए आपको यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, अपनी कॉपीज निकाल लें बच्चों, साथ में सॉल्व करते रहें आप लोग। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, देखिए ये गिवन है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपको इनकम को माइनस करना है। एक बार के लिए इसको आप अभी छोड़ दें, क्योंकि हम इसको एंड में ट्रीट करेंगे, अभी के लिए छोड़ दें, कंफ्यूज ना हो। पहला पॉइंट देखें, ये बोल रहा है यूरिया एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। बच्चों आपको पता होगा सब्सिडी जो है वो एक तरह से इनकम होती है, क्योंकि वो पैसा बचाती है आपका, है ना। जैसे यूरिया का जो एक बैग आता है 45 किलो का, अगर आप कभी खेतीबाड़ी करते हैं यूरिया का बैग खरीदेंगे तो आता तो बच्चों वो बहुत महंगा है, 1100 रुपए समथिंग का आता है यूरिया का कट्टा बैग, लेकिन गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। तो आप जब मार्केट में लेने जाओगे ना, आपको सिर्फ 270 रुपीज पे करने होते हैं यूरिया का बैग लेने के लिए, 1100 रुपए पे नहीं करने पड़ते, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी का बचा पैसा खुद पे कर देती है। तो देखिए आपके लिए वो बचा हुआ पैसा इनकम हो गया ना। अब हमें इनकम माइनस करनी है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल अकाउंट में ये यूरिया सब्सिडी मिली थी, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट निकालना है, इसे माइनस कर दो। एक्सपेंस दिया हुआ है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्चा किया गया था, जो कि 2% का किया जाता है, वो खर्चा कर दिया फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया। तो एक काम करो बच्चों, एक्सपेंस को प्लस कर दो। प्रॉफिट हुआ आपको, तो प्रॉफिट तो इनकम होती है, माइनस कर दो। केमिकल यूज्ड इंटरनली, केमिकल यूज किया आपने 382 का, जबकि यहां पर शो किया हुआ है सिर्फ 365 का, तो बच गया आपका 17 रुपए, वो माइनस हो जाएगा, ₹17 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पूरा आपने यहां पर एडजस्ट नहीं किया। फेवरेबल, नाम से पता चल रहा है फेवरेबल, फेवरेबल मतलब आपको प्रॉफिट करा के गया, तो इसे माइनस कर दो। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट, ये खर्चा होता है बच्चों, ये प्लस होगा। परचेज टैक्स रिफंड, टैक्स का रिफंड आया है आपके पास, ये बच्चों आपको माइनस करना है। लिटिगेशन रिकवरी प्रायर ईयर, आपने आपके ऊपर कोई केस वेस चल रहा था, उस केस में कुछ खर्चे हुए थे, लेकिन अब उस केस का जितना पैसा हुआ उस वो पैसा रिकवर हो रहा है, वो पैसा आपको वापस मिल रहा है। लिटिगेशन होता है जो ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट में, तो रिकवरी हो रही है पैसे की, इनकम है, माइनस कर। दोबारा से बोलता हूं, दोबारा से देख लो एक बार और आराम से समझ लो। प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लोग प्रॉफिट को नोट करें, फिर आपको इनकम माइनस करनी है। तो अब इनकम कौन कौन सी गिवन है, देखिए माइनस करो। एक तो इनकम गिवन है यूरिया इन ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 348, दूसरी इनकम गिवन है प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स असेट्स 150, तीसरी इनकम आपको गिवन है केमिकल यूज्ड इंटरनली 382 का था, 365 का ही निकाला है, तो 17 रुपए माइनस करो। नेक्स्ट आपको गिवन है फेवरेबल एक्सचेंज रेट, फायदा करा के गई, 294 माइनस करो। नेक्स्ट आपको गिवन है परचेज टैक्स रिफंड मिला है, माइनस करो भैया। लिटिगेशन का पैसा वापस आया है, माइनस करो भैया। और जो एक्सपेंस है बच्चों उसको प्लस कर दो। तो एक्सपेंस तो एक तो सीएसआर का है 56 और एक मेडिकल ग्रांट है आपका 584, इतना करना है। अब उसके बाद हम ट्रीट करेंगे इन दोनों को। बच्चों ये दोनों को ट्रीट करना ना, मैंने देखा है जनरली सभी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर लिखी हुई है, उसको याद रखना है, 2 मिनट में दिमाग में आ जाएगी। हमेशा ओपनिंग बैलेंस को आप एज एक्सपेंसेस लेकर चलें, और बच्चों क्लोजिंग बैलेंस को आप इनकम लेकर चलें। मतलब ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंसेस को प्लस करें और क्लोजिंग बैलेंस इनकम को माइनस करें। अब देखिए निकालते हैं, बहुत ही इजी है। यहां तक आपने कॉपी में लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूं अभी इसे। अब देखिए
मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस को आपको क्या मानना है, ओपनिंग, देखिए लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस को एक्सपेंस मानना है यहाँ, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है। कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है 2017 का कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इतना है प्लस फाइनल गुड्स का ये है, इसको प्लस कर लो यहां पर। और कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। कॉस्ट अकाउंट में दिया हुआ है 35210 और 78590, इसको प्लस करो। अब देखो प्लस करो, आप लोग सब मेरे साथ में कैलकुलेटर निकाल लो, प्लस कर लो। ये तो वैसे ही सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ गया 1,14,920। इसको कैलकुलेट कर लो। 0 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। ये आ गया 1,13,800। कहने का मतलब जो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, वो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा दिखाया हुआ है, जबकि कॉस्ट अकाउंट में कम दिखाया हुआ है। कितना कम दिखाया है एक बार देख लेते हैं। ये है 1,14,920, इसमें से माइनस करना है 1,13,800, निकालो। 0 2 1, 4 में से 3 गए 1, 1120 रुपये बच्चों ज्यादा यहां पर एक्सपेंस दिखाया हुआ है 2018 में। मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस को एक्सपेंस मानो, मतलब 1120 को आपको प्लस करना है बच्चों। देखिए मैंने यहां पर ये सॉल्व भी किया हुआ है। अभी तक हमने यहां पर तो कर ही लिया था, जो मैंने बताया था प्रॉफिट में से इनकम को माइनस कर दो और एक्सपेंसेस को प्लस कर दो। अब ओपनिंग स्टॉक में ये हो गया 2018 का। अगर हम देखें तो देखिए ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे दिया हुआ है और ये कॉस्ट अकाउंट के बेसिस पे दिया हुआ है। 1120 रुपए का ज्यादा खर्चा था, हम उसे ऐड कर देंगे। सेम उसी तरीके से अब स्टूडेंट्स इसको ले लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को मैंने आपको बोला बच्चों इसे इनकम मानना है, मतलब इसको आपको लेस करना है। इसको प्लस कर लो, 35,260 एंड 89,320 प्लस कर लो साथ में। 6 और 2 8, 2 और 3 5, 5 और 1 4, 1 8 और 3 11 और 1 12, ये आ गया 1,24। ठीक है, और अब इसको प्लस कर लो। ये दे रखा है 39,420,80,450, प्लस कर लो। 0 7 8 9, 8 और 3 11। तो इसके अंदर भी क्या किया हुआ है, इसमें मैंने आपको बोला था, देखिए लिखा हुआ है जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे इनकम मानकर चलो, माइनस करनी है। तो अब इसमें से इसे माइनस करो। अब इसमें से इसे माइनस करो। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, ये आ जाएगा 4710। इसे आपको लेस करना है। तो प्रॉफिट आपको दिया है, उसमें से ये चीजें माइनस करनी है, प्लस यहां पर ही लिख लो 4710, ये भी माइनस में जा रहा है। और ऐड आपको क्या करनी है 56,584 प्लस 1120। इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास में प्रॉफिट निकल के आ जाएगा एज पर कॉस्ट अकाउंट। स्टूडेंट बोलता है सर इतना इजी तरीके से समझाया, मेरे को समझ में आ गया। दोबारा से एक बार समझा देता हूं बच्चों, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको कॉस्ट अकाउंट के बेसिस पे ये कैलकुलेट करना है। अरे बड़ा ही इजी है यार भैया। आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको ना जो ये फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से जो इनकम है, इनकम उसे तो माइनस करना है और जो एक्सपेंस है उसे प्लस करना है। क्लोजिंग जो है उसको हमेशा आप इनकम मानकर चलना, ओपनिंग को हमेशा एक्सपेंस मानकर चलना। ये बात मैंने यहां पर लिखी भी हुई। दैट्स इट, इतना सा आपको सॉल्व करना है, कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से आपको निकल जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 आपको करना है एज इट इज सेम है, 4 मैंने आपको करा दिया यहां पर। अब बच्चों हम आगे मूव करते हैं और आगे अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी बच्चों आपको सेम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है आपको यहां पर भी कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से
प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेम दिया हुआ है। जल्दी से सॉल्व करवा देता हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को बहुत ही जल्दी से। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से, ये गिवन है, ये यहां पे लिख लो सबसे पहले। अब आपको क्या क्या करना है, ध्यान है, जो एक्सपेंस है उसको प्लस करना है, इनकम को माइनस करना है। अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराया, देखना स्टार्ट करो। ये बोल रहा है एक पुरानी मशीन थी जिसकी एक्चुअली में वैल्यू 6,54,654,000 थी, लेकिन आपने उसको 9,30,000 में बेच दिया। प्रॉफिट कमा लिया भाई साहब आपने, प्रॉफिट कमा लिया आपने, 2,76,000 का प्रॉफिट कमा लिया। माइनस करो क्योंकि ये इनकम है तो ये माइनस होगी। दूसरा बोल रहा है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से आपको डिविडेंड की इनकम हुई है, इनकम हुई है, माइनस कर दूंगा मैं। तीसरा बोल रहा है कि आपने खर्चा किया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, ऐड कर दूंगा इसको मैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थी, तो उसका खर्चा कितना था, 13,50,000, और अलग से और खर्चा हुआ 40,800 का। तो देखो टोटल खर्चा कितना हो गया, ऐड कर लो। 13,50,000 का तो खर्चा था ही, 40,800 का खर्चा और कर दिया, तो कितना आ गया, इतने का खर्चा हो गया टोटल। ठीक है, और उसको बेचा कितने में आपने, उसको बेचा है आपने 13,42,300 में। इसका मतलब आपने थोड़ा सस्ते में उसको बेच दिया, थोड़ा सस्ते में आपने उसको बेच दिया। तो ये आपने देखा जाए तो लॉस करवा लिया, खर्चा तो ज्यादा हो गया और बेचा कम में, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक भाई टोटल खर्चा तो आपका इतना लगा, बेचा आपने उसको इतने में, तो भैया आपने तो अपना नुकसान कर लिया ना, तो ऐड कर दो दोबारा से। उसके बाद में बोल रहा है रिनोवेशन वर्क चल रहा था 7,75,000 का, जिसकी लाइफ जो है वो 5 साल थी। हाँ तो ठीक है, इसका हम 4/5 कैलकुलेट करके और वापस ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि 5 साल के लिए थी ना, यहाँ पर हमने पूरा 5 साल अभी तक यूज थोड़ी ना लिया है, तो जितना लिया है उसको हम वापस ऐड कर देंगे। और उसके अलावा लास्ट बोल रहा है कि कंपनी का जो फिनिश गुड्स था उसकी ओवर वैल्यू हो गई थी 65,400, ठीक है, और उसमें अंडर वैल्यूड थी 29,600। मतलब ये देखा जाए तो एक तरीके से इनकम है, और ये देखा जाए तो एक तरीके से आपका एक्सपेंस है। तो इनकम ज्यादा कर ली आपने, कितनी ज्यादा कर ली, 35,800 की इनकम ज्यादा कर ली, माइनस कर देंगे। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, ये सेम इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह है। आपको क्या, आपको दे क्या रखा है, फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट दिया है, निकालना कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है। इनकम जो है आपको वो माइनस करनी है, बता चुका हूं बहुत बार, एक्सपेंस को आपको प्लस करना है। दोबारा से जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं जिससे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो जो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे दिया गया है। ये बोल रहा है मशीन इतने की थी, बेच इतने में दी, ज्यादा में बेच दी भाई साहब आपने, प्रॉफिट कमा लिया, माइनस करो यार इसको। फिर उसके बाद में डिविडेंड की इनकम हो गई भाई साहब, इसको भी माइनस करो, इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है। फिर भाई साहब आपने खर्चा कर दिया आपने CSR पे, इसको ऐड कर देंगे वापस। फिर उसके बाद में बोल रहा है टोटल आपका खर्चा इतने में हुआ था, लेकिन बेचा आपने इतने में, इसका मतलब आपने ज्यादा का यहां पर दिखा दिया खर्चा, है ना, उसको वापस ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में बोल रहा है 7,75,000 का रिनोवेशन का काम था, 5 साल के लिए था, लेकिन हमने तो सिर्फ 1 ही साल यूज किया, 4/5 जो है उसको दोबारा ऐड कर देंगे। और बोल रहा है आपकी इनकम हुई 65,400, मतलब ओवर वैल्यूड हो गया फिनिश गुड्स। मैंने बताया था ना फिनिश गुड्स क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा क्या मानकर चलते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, इनकम मानकर चलते हैं। तो ये आपकी इनकम हो गई बच्चों, फिनिश गुड्स इनकम हो गई, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका एक्सपेंस हो गया। इनकम आपकी ज्यादा हो गई, तो जितनी ज्यादा हो गई उसको आप माइनस कर दो, कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपने कर लिया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, यहां तक आप कर चुके हैं। अब इसके बाद में बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8 ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये एज इट इज सेम है। फिर भी आप कैलकुलेट कीजिए, डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन और कराऊंगा मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 का ए, और बहुत ही सिंपल है। यहां पर इसको कराने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप देख लो बच्चों, इतने प्रैक्टिकल, सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आपको 8 नंबर मिल जाता है, कितना इजीली। अब देखिए,
अब हमें क्या निकालना है, हमें बच्चों टोटल टर्नओवर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। ये बोल रहा है फाइंड आउट द टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है बेचकर पैसा आया। यही तो होता है टर्नओवर का मतलब, कि आपने माल बेचा पर आपके हाथ में पैसा आया। तो सेल आपने करी, पैसा आया। ट्रेडिंग सेल आपने करी, पैसा आया, टर्नओवर का पार्ट है। इनकम आपकी आई, पैसा आया। यहां पर आपने ड्यूटी दे दी, अरे ये टर्नओवर का पार्ट थोड़ी है, ये तो बाद का माइनस करने, अभी तो हमें टर्नओवर निकालना है। ड्यूटी को तो हम इसमें टर्नओवर निकालने के बाद माइनस करते हैं जब हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो ड्यूटी कभी भी, खर्चा कभी भी टर्नओवर का पार्ट थोड़ी होगा, क्योंकि टर्नओवर तो आपको एक ग्रॉस दिखाता है ना, कि आपने जो माल बेचा उससे कितना पैसा आया। जब हमें नेट देखना होता है तब हम खर्चे माइनस करते हैं, अभी थोड़ी ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो छोड़ दो इसको, तो सेल्स को प्लस कर दो, ट्रेडिंग सेल्स को प्लस कर दो, एक्सपोर्ट इनकम को प्लस कर दो, खर्चे को अभी छोड़ दो। ये एक इनकम हुई जॉब प्रोसेसिंग से, प्लस कर दो। ये स्क्रैप सेल, यहां से पैसा आया, प्लस कर दो। ये लोन लाइसेंस से आपकी इनकम हुई। कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन में गिवन है, सबको ऐड कर देना है, आपके पास टर्नओवर निकले। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो आप, जिस कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, वो कंपनी आपसे बोलेगी कि यार देखो मैंने बहुत सारी चीजें बेच दी और एक आध मेरे से खर्चा भी हुआ है, आपको मुझे सिर्फ टर्नओवर बताना है। आप बोलोगे सर टर्नओवर में कुछ भी माइनस नहीं करते हम, क्योंकि टर्नओवर तो ग्रॉस बताता है। तो जो जो आपने बेचकर पैसा कमाया उसको ऐड कर दो, टर्नओवर आ जाएगा। खर्चे को तो हम टर्नओवर के बाद माइनस करते हैं निकालने के बाद, हमें तो यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। और यहां पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका ये स्टडी नोट 2 कंप्लीट होता है। आपके सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट 2 कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट कर लिए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने सब करवा दिए आपको, हमने ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लिए थे। देखिए आप लास्ट की क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए जैसे ही मैंने कोई भी क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाया था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो ऑन द स्पॉट हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे थे उसके, है ना। ये देखिए सभी जिस भी टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आ चुका है वो हमने ऑन द स्पॉट सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब हमें बच्चों, और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर आपका स्टडी नोट 2 कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स अगर आप लोग, जिन लोगों ने मेरे से क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास तो मेरी बुक पहुंच ही चुकी है ऑलरेडी, तो उनके पास तो नोट्स इलेक्ट्रॉनिकली भी हैं, हार्ड कॉपी भी है ना। और जो बच्चे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर चले जाए, फ्री में ज्वाइन कर लें। आप इन नोट्स को, इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बच्चों मेरे पास में क्वेरीज आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि सर हमें आपकी क्लासेस परचेज करनी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं बच्चों तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते और आपकी क्वेरी भी सॉल्व होती है। अगर बच्चे को क्वेरी है तो एक्स्ट्रा टाइम देके उसे सॉल्व करवाते हैं। अभी बच्चों सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2022 में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए हमारी तरफ से अभी ऑफर चल रहा है बच्चों। हर क्लास, कोई भी आप कोई सी भी सब्जेक्ट की क्लास परचेज करोगे, चाहे से आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की कर रहे हो, चाहे से आप एसपीएम की कर रहे हो, चाहे से आप लॉ की क्लास परचेज कर रहे हो, कोई भी क्लास आप परचेज करोगे मोहित बंसल क्लासेस से, हर क्लास आपको सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाएगी। अनलिमिटेड व्यूज होंगे, जितनी बार एग्जाम तक जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अनलिमिटेड व्यूज है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा स्टडी नोट कंप्लीट 2 कंप्लीट हुआ। बाकी का आगे हम स्टडी नोट 3, 4 आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।